सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद, बढ़िया हो। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का। इस सीरीज में जो जो पहला लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन चला था। दूसरा में थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट चला था हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बारे में, और प्रोनाउन का प्रकार हो गया था, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हुआ। और इस लेक्चर में उससे आगे देखेंगे जिसमें हम देखने वाले हैं नहीं, दूसरा लेक्चर में हमारा नाउन हुआ था, गलती हो गया, शायद प्रोनाउन बोलते हैं। दूसरा लेक्चर में हमारा नाउन हुआ था और ये तीसरा लेक्चर है जिसमें होगा हमारा प्रोनाउन। उससे पहले हम एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देखेंगे हैपनिंग वर्ब के और मेन वर्ब, ये दोनों में अंतर क्या है। तो आप लोग का सिर्फ इतना करना है, लेक्चर देखने के बाद आपको नोट्स बनानी है, अपने हाथों से बनानी है अगर अच्छे से आप समझना चाहो तो। इसका रीज़न ये है कि आप एक बार तो आप क्लास में समझ जाओगे, जो बीच में आपकी कन्फ्यूजन आएगी ना, कन्फ्यूजन जो क्रिएट होगा वो आपको नोट्स बनाते समय आ जाएगा। वहाँ भी नहीं आया, दोबारा वीडियो देख लो, थोड़ा सा प्ले डबल स्पीड पर करके। अगर वहाँ भी नहीं आया, फिर मेरा दिक्कत है कि शायद मैं समझा नहीं पाया आपको, तो आप कन्फ्यूजन पूछना, आपका क्या डाउट है वो डाउट अपना पूछना। उसके लिए मैं एक दो वीडियो के बाद मैं बताऊँगा कहाँ पे डाउट पूछना है, व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप नंबर दूंगा मैं। तो आज फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर जीरो टू हीरो बैच का, जो तीसरा लेक्चर चल रहा है बेसिक टू हाई। तो शुरू करते हैं। ये जो बैच है ना हमारा, ये बैच स्पेशली पर्पस के लिए बनाया गया है, 12th एग्ज़ाम के लिए, 12th एग्ज़ाम के पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगर आप वैसे एग्ज़ाम दे रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जिसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछती है 1 2 3, जैसे बिहार पुलिस आर हो गए, उसमें तो उसमें काम आ सकती है सब। बट स्पेशली इंटर 12th 11 12th में जो पढ़ाई जाती है बिहार बोर्ड वाल, उसके लिए डिज़ाइन किया गया। बाकी ग्रामर तो सबका सेम है, जो भी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज तक इंग्लिश ग्रामर पढ़ा ही नहीं हो, खास करके उसके लिए बनाया गया। पूरा दम बेसिक से जीरो लेवल से दम पढ़ा रहे हैं। अगर सिर्फ आपको इतना करना है, पहला लेक्चर से आना है, पहला लेक्चर से आना है और लास्ट तक चलना है। एक एक सेंटेंस को सुनना है, एक एक सेंटेंस का नोट्स बनाना है, उसको रिवीजन करना है। बाकी यही चैप्टर खत्म होते ही हम चैप्टर वाइज करेंगे। इस बैच को हम 3 भाग में बांट दिए हैं, 3 पार्ट्स में बांटे इस बैच को। जिसमें हमारा पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन, पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, और दूसरा हमारा हो गया पार्ट्स कितने प्रकार के क्या होता है, और तीसरा हमारा हो गया डिटेल। तीसरा हमारा होगा डिटेल कॉन्सेप्ट चलेगा। तब तीसरा पार्ट होगा ना, तो इस पार्ट से हम लोग जो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसका 50 60 70 जितने भी होंगे, कुछ PYQ, कुछ मेरा खुद का लिखा हुआ क्वेश्चन आपके PYQ एग्ज़ाम के एक व्यू से लिखेंगे, और कुछ बहुत सारे सोर्सों से मैं निकाल कर आपको रिवीजन करवाऊंगा सारा कॉन्सेप्ट। तो ध्यान से पढ़िएगा और अपना नोट्स बनाइएगा। तो आपको समझना है मेन वर्ब और हैपनिंग वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जो एक्शन को करता है उसका मेन कहते हैं मेन वर्ब। जिसमें एक्शन हो रहा है वो होता है मेन वर्ब, जिसमें एक्शन अपने आप हो रहा है, जिसमें एक्शन कोई करने वाला है, जिसमें एक्शन कोई करने वाला होता है वो होता है मेन वर्ब। करने वाला हो, जिसमें एक्शन कोई करने वाला, वो हमारा हो गया मेन वर्ब। बट अगर जिसमें एक्शन खुद ब खुद हो रहा है, सब्जेक्ट पे ही एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट पे ही अगर एक्शन हो रहा है तो हमारा हो गया हैपनिंग वर्ब। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझो, दे फिनिश्ड द वर्क। उन लोगों ने कोई काम है, जैसे कोई काम मिला है, अब उन लोग बोल रहे उन लोग फिनिश कर दिया वर्क को, उन लोगों ने काम को फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, पूरा कर दिया। तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि वो काम को कर रहा है,
उसने काम क्यों किया, सब्जेक्ट हो गया, और हैव हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्यों, ये जो फिनिश्ड मेन वर्ब है ना, ये फिनिश्ड मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है। और वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, फिनिश्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया हमारा वर्क। क्यों, क्योंकि इस पे काम किया गया है। ये सेंटेंस आप समझ गए। आपको एक एक सारा सेंटेंस तोड़ना है। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, नाउन क्या होता है, सबको तोड़ना है आपको, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर रूल रट्टे वाला चीज़ नहीं है बच्चे। इंग्लिश ग्रामर है लैंग्वेज जिसको आप कॉन्सेप्ट के साथ समझो। अगर समझने पर ध्यान दिए ना तो 90% आपको क्लास में समझ में आ जाएगा। 5 से 10% आपको याद करना पड़ेगा, उसमें आपका भले याद रहेगा। बाकी जो रहेगा आप सिर्फ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से क्लास देख लीजिएगा ना, सब क्लियर मैं करते चल जाऊँगा। बस मैं जिस सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस से आपको नोट्स बनाना है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। इस सेंटेंस को तोड़िए, फिर इस सेंटेंस को तोड़िए, समझो। सी वॉच सनराइज, उसने सनराइज को देखा। सनराइज मतलब होता है सूर्य होता है, जो सूर्य उग रहा है। जैसे कि आप एक सिनेरियो समझो कि आप दार्जिलिंग घूमने गए हो कुछ दोस्तों के साथ, आप लोग, ठीक है, कुछ लड़कियां दार्जिलिंग घूमने गई। सबका सब रात में प्लान बनाया कि सुबह उठना है 6 बजे। उसके बाद अपना बालकनी से देखेंगे दार्जिलिंग, जो व्यू होता है पहाड़ी पर से, जो व्यू होता है सूर्य का, वो सूर्योदय देखेंगे। बट उनमें से कोई उठ नहीं पाया, सिर्फ एक लड़की उठा, एक ही उठा, बाकी कोई नहीं उठा। तो उनमें से सब बोल रहे हैं, उनमें से एक जो दूसरा उठा वो देख नहीं पाया, वो किसी और से बोल रहा है कि सी वॉच्ड सनराइज, वाह उसने देखा सनराइज को। तो जो सनराइज जो उग रहा है, ये देखने का कार्य कौन कर रहा है, वाह, सी सब्जेक्ट हो गया। ये कार्य हो रहा है, एक्शन वर्ब हो रहा है, देखने का कार्य किया जा रहा है, मेन वर्ब हो गया। सनराइज हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, समझे। और इस सेंटेंस में समझो, द सन रोज, सन उग गया, द सन रोज, ये हमारा V2 हो गया। द सन रोज, द सन रोज, सन उग गया, सूर्य उग गया। तो ये जो सन है, उगा भी सन ही, ये जो कार्य हो रहा है उगने का, ये किस पे हो रहा है, सन पे ही हो रहा है। तो ये जो जब सब्जेक्ट पे ही कार्य हो जाए तो ये हो जाता है हमारा हैपनिंग वर्ब। ये क्या हो जाता है हमारा हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब समझ गए। जो कार्य है ना वो सब्जेक्ट पे हो जाए तो हैपनिंग वर्ब है, या फिर वो अपने आप होता है, वो सब्जेक्ट पे हो जाता है हैपनिंग वर्ब। बट मेन वर्ब में होता है सब्जेक्ट काम को करता है, सब्जेक्ट काम को करता है, और हैपनिंग वर्ब में होता है सब्जेक्ट पे काम खुद ब खुद हो जाता है। जैसे आप समझो, ही इज ग्रोइंग वेजिटेबल, ही इज ग्रोइंग वेजिटेबल। ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसका पास्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया, कौन से प्रोनाउन, प्रॉपर प्रोनाउन हो गया। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। वेजिटेबल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वह सब्जी को ग्रो कर रहा है, मतलब उगा रहा है। तो ये जो उगाने वाला कार्य है वो वेजिटेबल पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट इसका मिल गया, तो ये मेन वर्ब। करने वाला कौन, सब्जेक्ट, ही हो गया सब्जेक्ट। बट समझो, ही इज ग्रोइंग टॉल, वह लंबा हो रहा है, वह मतलब लंबा होते जा रहा है, होते जा रहा है, अभी तक लंबा हो। तो ही इज ग्रोइंग टॉल, वह लंबा हो रहा है। तो ये जो ग्रो है, ये जो ग्रो है ना, ये क्या है, ये ग्रो है सी पर ही हो रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट पे ही हो रहा है, तो ये हो गया हैपनिंग वर्ब। और इज क्या हो गया, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। समझ गए। चंदन ब्रोक द ग्लास, इस सेंटेंस में सुन लो, चंदन ब्रोक द ग्लास, चंदन ग्लास को तोड़ दिया। चंदन ग्लास, कोई ग्लास है, उसे चंदन तोड़ दिया। तो जो टूटने का जो कार्य है वो कोई कर रहा है, कौन कर रहा है, चंदन। टूटा क्या, ग्लास। इसे पता चल रहा है तोड़ने वाला कोई और है, टूटने वाला कुछ और है। तो चंदन हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये जो तोड़ रहा है। ब्रोक हमारा वर्ब हो गया, कौन सी वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये एंड द हमारा आर्टिकल। एंड समझ गए। चंदन का जो है, चंदन का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, कौन सी नाउन, प्रॉपर नाउन।
गिलास का पास्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। कौन सी नाउन? कॉमन नाउन। इतना समझिए। और इसमें समझना, द ग्लास ब्रोक, गिलास खुद गया, गिलास टूट गया, खुद ब खुद टूट गया, गिलास को कोई तोड़ा नहीं, गिलास टूट गया, मतलब बहुत पुराना हो गया, टूट गया। तो गिलास जो टूट गया, इसमें इस सेंटेंस में कोई बता रहा है कि गिलास कोई तोड़ा, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं ना। तो इसमें तो ये जो ब्रोक है, इस सेंटेंस में जो ब्रोक है, ये हमारा हो गया हैपनिंग वर्ब। तो ग्लास हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो हैपनिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब मेन वर्ब समझ गए। मेन वर्ब होता है, काम को परफॉर्म करने वाला कोई और होता है, जो काम करता हो कोई और होता है, जिस पे काम किया जाता है वो कोई और होता है। बट हैपनिंग वर्ब होता है जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो सब्जेक्ट पे हो जा रहा है, कोई कर नहीं रहा है, खुद ब खुद हो रहा है, और किस पे हो रहा है? सब्जेक्ट पे हो जा रहा है। तो हो गया हमारा हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर समझ गए। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, प्रोनाउन शुरू करते हैं, ठीक है। नाउन समझ गए थे, उसी तरह प्रोनाउन समझो। प्रोनाउन किसे कहते हैं ये बताए थे, पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन जब दिए थे उसमें बताए थे। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन हम उससे कहते हैं जो बट नाउन के स्थान पर आके प्रयोग किया जाता है। जैसे कुणाल के स्थान पर ही का प्रयोग कर दिया, सीता के स्थान पर सी का प्रयोग कर दिया, ये सब हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। जो बड नाउन के स्थान पे आके प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इस सब का परिभाषा आप लिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ चीज एक चीज सिर्फ नोट करना, अगर कोई पूछे प्रोनाउन को बनाया क्यों गया, प्रोनाउन क्यों बनाया गया, तो आप लिखना नाउन, नाउन का कैसे लिखना, आप नोट्स में लिखना, मैं जो बता रहा हूँ उस नोट्स में लिखना। नाउन का प्रयोग, नाउन का प्रयोग बार बार ना करके, प्रोनाउन का प्रयोग करने से हमारा जो सेंटेंस है उसका सुंदरता बढ़ जाती है। अगर बार बार हम नाउन का प्रयोग करेंगे तो जो सेंटेंस है उसका सुंदरता कम जाएगी, इसलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम, ऐसे समझो, राम इज गोइंग टू मार्केट नहीं, राम वेंट टू मार्केट, राम मार्केट गया। राम बाउट अ पेन, राम एक पेन खरीदा। राम वेंट टू कोचिंग, राम कोचिंग गया। तो अगर ऐसे लिख रहे हो राम मार्केट गया, फिर हुआ एक कलम खरीदा, फिर हुआ कोचिंग गया, तो बार बार राम के जो नाम ले रहे हो, राम मार्केट गया, राम कलम खरीदा, राम कोचिंग गया, ये सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। बट अगर आप ऐसे सुनो, राम मार्केट गया, हुआ एक कलीम खरीदा, फिर हुआ कोचिंग गया, ये अच्छा लग रहा है। तो ये जो हुआ आ रहा है ना राम के स्थान पे, यही हमारा हो गया प्रोनाउन। प्रोनाउन का क्या कार्य होता है किसी भी सेंटेंस पे? सब्जेक्ट बनने का और ऑब्जेक्ट बनने का। प्रोनाउन का क्या कार्य होता है? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का। इतना समझ गए। प्रोनाउन हम उससे कहते हैं जो नाउन के स्थान पे आके प्रयोग होता है। प्रोनाउन का कार्य क्या होता है? सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का। प्रोनाउन क्यों बनाया गया? प्रोनाउन इसलिए बनाया गया कि नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो, नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसके से बचने के लिए हमें प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन का क्यों ना बार बार रिपीटेशन हो? क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बार बार नाउन का रिपीट करेंगे, बार बार नाउन को ही लिखेंगे, तो किसी भी सेंटेंस की जो सुंदरता है ना वो बिगड़ जाएगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए प्रोनाउन बनाया गया। प्रोनाउन हमारा होते कितने प्रकार के हैं? प्रोनाउन हमारा होता है 10 प्रकार का। कितने होते हैं प्रोनाउन? होते हैं 10 प्रकार के। कौन कौन सी होती है? प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? पोजिस, पर्सनल प्रोनाउन, ऐसे आप सुन लो, मैं फिर बता दूंगा सर। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, कि मैं लिख ही देता हूँ यार। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, एम्फैटिक, इंट्रोगेटिव,
इंट्रोगेटिव लिखता हूँ साफ से साफ, इंट्रोगेटिव इंडेफिनिट 1 2 3 4 5 6 7 8, पर्सनल हो गया, पॉजेसिव हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेटिव हो गया, एम्फैटिक हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, इंडेफिनिट हो गया। छूट कौन सी रहा है भैया? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, छूट कौन कौन सी रहा है? मेरे पास छूट रह गया, छूट तो रहा है, कौन सी छूट रहा है ये पता नहीं। डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ ये दोनों छूट रहा है मेरा, 8 हो गया ना हमारा। छूट रहा है डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव आई। तो कौन कौन सी हो गया? पर्सनल, पॉजेसिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, एम्फैटिक, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमारा होता है 10। कौन कौन सी हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 10 होता है प्रोनाउन, ठीक है, जिनमें से हमारा पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमारा कौन कौन सी होता है? आई बी यू, आई बी सही तो है, आई बी यू, ही सी इट दे। इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बी का ऑब्जेक्टिव केस यू, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। और समझना सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को जो काम को करता है, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पे काम किया जाता है। जैसे कि आप समझो, आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तीन में से सब्जेक्ट कौन है? आई। क्यों? पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा? आई। पढ़ा किसे रहा? यू को। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। इतना समझिए। सब्जेक्टिव केस कैसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, इतना समझिए। जो काम को करने वाला होता है, सिर्फ सब्जेक्टिव केस लग गया ना, इसमें अब टिफिन इस सब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, राइट। तो आप यहाँ पे समझो, आई का आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का ऑब्जेक्टिव से हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, ही का इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। बट अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो, यू पे यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है आपको। कंफ्यूजन क्या? यू, आप सोच रहे होंगे, आपको लग यू सेम ही है, सब्जेक्टिव केस भी सेम है, ऑब्जेक्टिव केस भी सेम है, हम कैसे समझेंगे कहाँ सब्जेक्टिव केस है कहाँ ऑब्जेक्टिव केस है? तो आप सिर्फ इतना एक सिंपल सा रूल लगाना, सब्जेक्ट कहते किसे हैं? जो काम को करता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पे काम किया जाता है। तो जहाँ लगे कि यू काम को कर रहा है, सब्जेक्टिव केस। जहाँ लगे यू पे कार्य किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए? समझ आ रहा है? जहाँ लगे यू कार्य को कर रहा है, सब्जेक्टिव केस, बट लगे यू पे कार्य किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव केस। यू का फंडा खत्म, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव खत्म।
अब बताते हैं आई भी यू दे सी ही सी, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा मैं, किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बाकी फुल डिटेल व्यू देंगे। पार्ट थर्ड में क्या बोले थे बैच में, पार्ट वन में सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगा, पार्ट टू में सिर्फ पार्ट्स पार्ट्स चलेगा, जो सिर्फ सबका भाग बताएंगे, उसके बारे में थोड़ा गहरी इंट्रोडक्शन दे देंगे। पार्ट थर्ड में पूरे कॉन्सेप्ट चलेगा, समझे? तो आप समझो, आई मी बी आवर यू यू, इसका दोनों सब्जेक्टिव कैसे सेम है, ही हिम सी हर इट इट दे देम। अब यहाँ पे फंडा समझो, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, बी का ऑब्जेक्टिव केस सावर हो गया, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हो गया, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये सब लिखना, ठीक है? ये सब लिख के याद करना, याद रखना ये सब। ऐसे क्लासिफिकेशन में हम पूरा बढ़िया डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर समझ रहे हो तो क्लासिफिकेशन जब बताएंगे हम प्रोनाउन का, तो बहुत अच्छा से समझोगे। तो आई जो है, आई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आई का हिंदी होता है मैं, आई का अर्थ होता है मैं मतलब सिंगुलर, सिर्फ मैं अपना बात कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ। बट वी आर टीचिंग यू अगर कर दूँ, तो जिसे हम लोग का कोई ग्रुप है, सब मिलकर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आई का प्लुरल क्या होगा? बी। यू का सिंगुलर प्लुरल सेम होता है, यू ही मतलब होता है तुम, यू ही मतलब होता है तुम लोग, तो यू का सिंगुलर प्लुरल सेम होता है, इसका सिंगुलर भी सेम और प्लुरल भी सेम। ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लुरल, इसका सिंगुलर, ठीक। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, ये दोनों सिंगुलर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये दोनों का प्रयोग होता है ही सी का सिंगुलर के लिए। ही का प्रयोग होता है मैन बॉय, इस सब के लिए होता है ही का प्रयोग। सी का प्रयोग होता है गर्ल वोमैन, इसके लिए होता है। यानी कि ही का जो प्रयोग है ना, इसका प्रयोग होता है पुरुष के लिए और इसका प्रयोग होता है स्त्री के लिए। अब फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, यू के प्रयोग, पी का प्रयोग, ये तीनों का प्रयोग, चाहे इसका प्रयोग, ये सब का होता है स्त्री और पुरुष, पुरुष दोनों के लिए होता है। ना समझ में आया तो आप बोल के देखो। लड़की हो तो क्या नहीं बोल सकते हो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू? तुम सारे लड़कियां हो तो नहीं बोल सकते हो हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या लड़की हो तो हम लोग, लड़कियां हो तो हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, या लड़के हो तो नहीं बोल सकते हो हम लोग, सब बोल सकते हो ना। यू है, लड़का है तो भी यू, लड़की है तो भी यू। दे वे लोग, दे होता है वे लोग, ये होता है प्लुरल, इसका भी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। और जो जो ही है और सी है, इसका प्लुरल रूप है दे। जैसे आई का प्लुरल रूप क्या था, आई का प्लुरल रूप हमारा था बी, यू का सिंगुलर प्लुरल सेम होता, यू का सिंगुलर प्लुरल सेम होता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस सब सेम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। वैसे सी और हर, सी और हर का प्लुरल होता है दे, वे लोग। इट, इट का फंडा अलग है, ईट का थोड़ा फंडा अलग है, इसका प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु के लिए, बच्चों के लिए, ये सब के लिए इट का प्रयोग करते हैं। इसका डायरेक्ट रूल कॉन्सेप्ट में हम देख लेंगे। कितना समझ गए? अब थोड़ी सी और समझना है, एक चीज और समझना है यहाँ पे। आई मी बी यू यू, चल आई बी यू ही हिम सी हर इट इट दे
देम। समझना, ये तीनों मिला के ना, ये तीनों मिला के आपको पढ़ाया जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो चलो ये भी समझ लेते, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो बोलता है, जो बोलता है उसे फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन हो गया, जिसके बारे में क्या आ जाता है वो थर्ड पर्सन, जैसे आई और बी, ये दोनों हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। यू हो गया हमारा सेकेंड पर्सन, और ये सब हमारा हो गया थर्ड। कैसे समझोगे, अगर हटोगे क्या सेंटेंस से कैसे समझोगे, आप आँख मुनो और जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। आप क्लास गए, ठीक है, वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो जो थोड़ा ज़्यादा शरारती का, तो कुछ गलती किया, चेयर तोड़ दिया या कुछ भी किया, या बोर्ड तोड़ दिया कुछ भी कर दिया। अब आप बोल रहे हो अपने दोस्त से, जैसे कोई लड़का है रंजन नाम को, बहुत मतलब बदतमीज है, बहुत हरामी है, मतलब बहुत शरारती करता है वो, कुछ ना कुछ मतलब उसका हुल चलाते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है। तो उसने क्या किया, कुर्सी तोड़ दिया, चेयर तोड़ दिया। तो आप बोल रहे हो अपने दोस्त से, रंजन कुर्सी तोड़ दिया, रंजन मैंने ही कुर्सी तोड़ दिया, उसने कुर्सी तोड़ दिया। तो आप बोल किसे रहे हो, दोस्तों क्या करो, तुम्हें पता है रंजन ने कुर्सी तोड़ दिया, तो यू क्या है, यू तुम्हारा दोस्त हो गया, जो सेकंड पर्सन है वो जो आपका बात को सुन रहा है, और आई फर्स्ट पर्सन है कौन, जो तुम बोल रहे हो, मैं, जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है अपने दोस्त को, वो हो गया फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा हो गया सेकंड पर्सन। अब बात जो रंजन के बारे में बात किया जा रहा है वो हो गया थर्ड पर्सन। वैसे बहुत सारे ग्रुप चल रहा है, गैंग चल रहा है, वो सब मिलके कुछ कांड किया स्कूल में चाहे कहीं भी, तो आप बोल रहे हो उन लोगों ने ये काम किया। आप जिसे बोल रहे हो, आपके सर आए, पूछा हाँ भाई तो बताओ बेंच बेंच कौन पटक रहा था, तो अब बता रहे हो सर वो जो लुक्खा गैंग था ना, 3-4 लड़का रहता है, लुक्खा लुक्खा, वो गंजेड़ी दम पतले पतले लड़का रहता है, एक हाथ का जाने और रंगदारी उसका टॉप लेवल पे, उसे अगर कोई छोड़ देता है तो लगता है भाई साहब हमारे से तो ताकतवर कोई है ना। लेकिन सच्चाई ये होता है, अगर एक रैपट कान के नीचे रख जाए तो उसका 7 महीना तो बेड पर से उठेगा नहीं। यही सच्चाई है गंजेड़ियों का। तो आप बोल रहे हो सर उसने तोड़ा, जो लुक्खा लड़का ना रहते, लुखे लोग सब 3-4 गो सब छपरी, उसने बेंच को तोड़ा। छपरी क्या हो गया, जिस छपरी के बारे में बात कर रहे हो वो हो गया थर्ड पर्सन। बात कर रहे हो आप सर से, सर आपका क्या हो गया सेकेंड पर्सन। क्यों, क्योंकि सर आपका बात सुन रहा है, आप जो बता रहे हो उसके बारे में, सर आपका आप जो बताने वाले हो गया फर्स्ट पर्सन। कोई लड़की है, सीखो समझो, कोई लड़की है, उसने कुछ कर दिया, तो उस लड़की के बारे में आप किसी को बता रहे, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। कोई लड़का कर दिया, वो हो गया थर्ड पर्सन। तो ये जो ही सी ईट दे, ये सब हो गया थर्ड पर्सन। क्यों क्यों हमेशा इसके बारे में बात किया जाए, ही सी ईट दे ये दर्शाता है कि वो लोग वहाँ पे है नहीं जहाँ पे चर्चा हो रहा है, यू दर्शाता है कि आप वो सुन रहे हो, जैसे बोल रहे हो तुम्हें पता नहीं है, तो यू सुनने वाला हो गया, ये हो गया सेकेंड पर्सन। आई भी बोलने वाला हो गया, जैसे ये क्लास हमारा है, हम लोग बोल रहे हैं सेकेंड पर्सन, सुन जो रहा है हो गया थर्ड पर्सन। बट यू में अगर एक फंडा समझो, अगर बोल दो, अगर यू के बारे में आप कुछ बोल रहे हो, भाई तुमने तोड़ा है बेंच, बात तो यू के बारे में कर रहे हो, तो क्या यहाँ थर्ड पर्सन हो जाएगा, नहीं, यू हमेशा सेकेंड पर्सन ही होगा, क्योंकि वो सुन रहा है कार्य, वो काम को जो बात बोल रहे हो वो सुन रहा है, तो यू हमारा हो गया हमेशा सेकेंड पर्सन ही होता है। अब आई भी हमारा होता है हमेशा फर्स्ट पर्सन, तो आई मी भी फर्स्ट पर्सन हो गया, माई भी फर्स्ट पर्सन हो गया, माइन भी फर्स्ट पर्सन हुआ। अब क्लासिफिकेशन में देखें, बट जो सिनेरियो मैंने आज समझाया क्या हुआ, समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए यस, नहीं समझ में आया आपकी गलती है, आपका ध्यान नहीं होगा, क्लास पीछे करके देखिएगा दोबारा, बहुत अच्छी सी एक्सप्लेन किया। तो पर्सनल प्रोनाउन आप समझ गए, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सी है, इतने हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन। अब इस सेंटेंस को आप तोड़ो, इस सेंटेंस को भी तोड़ो, इस सेंटेंस को तोड़ो।
तोड़ो। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने वाला कौन? मैं, आई। पढ़ाने वाला कौन? आई हो गया सब्जेक्ट। आई का पास्ट ऑफ स्पीच क्या? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहले अभी तक देखते आ रहे थे प्रोनाउन, बट अब पर्सनल प्रोनाउन देख लिए तो प्रोनाउन में भी कौन? तो पर्सनल प्रोनाउन। एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, जो है टीचिंग मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। यू हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देख रहे हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है, बट यू यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। क्यों? क्योंकि यू पे कार्य क्या जा रहा है? यू का पास्ट ऑफ स्पीच क्या? पर्सनल प्रोनाउन। यू का कार्य हो गया पर्सनल प्रोनाउन। समझ? दूसरा, इस सेंटेंस को आप तोड़ो। यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो। तो यू यहाँ हो गया सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सीखने का कार्य कौन कर रहा है? यू। करने वाला हो गया यहाँ, यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसका पास्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पर्सनल प्रोनाउन। इसका स्पीच पास्ट ऑफ स्पीच हो गया पर्सनल प्रोनाउन। आर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और लर्निंग हो गया हमारा मेन वर्ब। यार जो है मेन वर्ब को विशेषता बतला रहा है। अब सीख क्या रहे हो? इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। हाँ, इंग्लिश का पास्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। कौन सी? प्रॉपर। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है सर किसी सब्जेक्ट का नाम है। समझ गए? अगर पर्सनल समझ गए तब पोजेसिव प्रोनाउन समझो। दूसरा हमारा है भैया पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पोजेसिव का मतलब होता है पोजीशन। प्रोनाउंस पोजेसिव का मतलब होता है, पोजेसिव का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग सही है ना? देख लीजिएगा। पोजेसिव का मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन मतलब होता है अधिकार। आप किसी चीज पे अधिकार जमा रहे हो, किसी चीज पे आप अधिकार बता रहे हो, तो ये हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। बट आप समझो, सिनेरियो के समझो। कोई कार रखी है वहां पे, आप बोल रहे हो भाई साहब ये कार मेरा है, ये कार मेरा है। तो क्या है जो मेरा वर्ड है कार पे पोजीशन बना रहा है, तो ये हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। अब इसको हम समझते हैं पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। समझो, पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव, ये दोनों हमारा क्या होता है? आप सिंपल सी फंडा आप समझो। देखो, मैं इंट्रोडक्शन में आपको एडजेक्टिव क्यों समझाया था। अगर एडजेक्टिव ना समझाया होता, सिर्फ प्रोनाउन पूरा डिटेल में बता दिया होता, तो आपको एडजेक्टिव के बारे में कोई पता ही नहीं होता। तभी जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ वो आपको पता ही नहीं होगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो बात बिल्कुल आपको नहीं पता होगा। तो अगर यहाँ समझ में ना आए तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। जितना मुझे देना है मैं दे रहा हूँ, उतना अच्छा से मैं डिजाइन किया बैच को। बस दिक्कत अगर आपकी है तो आप शुरू से नहीं आ रहे हो। तो समझो, एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव को हम क्या बताया था? किसी नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बतलाता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को विशेषता बतलाता है, सॉरी। और ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन क्या करता है? नाउन के स्थान पे आके प्रयोग करता है। नाउन के स्थान पे प्रयोग होता है। और प्रोनाउन का कार्य क्या होता है? नाउन सब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, एक काम और जोड़ लो, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना, जो हम बताए थे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट पिछला। तो 3 कार्य होता है, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट करना, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। एक बताए थे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी बता दिए थे। समझ गए? 3 काम हमारा होता है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आप ये 4 काम अभी समझो। 3 काम बहुत होता है। मैं अगर कभी 3 बोल दूँ कभी 4 बोल दूँ तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो।
एक चीज़ मुझे अभी जो ध्यान आ रहा है उसमें शायद आप लोग अगर गलती कर सकते हैं तो इस पर आप ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग Complement, ये कॉम्प्लीमेंट होता है जो दर्शा रहा है कि पूरा काम पूरा हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट हुआ जो दर्शाता है कि काम पूरा हो गया। बट COMPLE कॉम्प्लीमेंट कैम्प्लीमेंट COMPLIMENT, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, PLE ये जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट है ना, ये बताता है आपको तारीफ, किसी को तारीफ कर रहे हैं आप, किसी को तारीफ कर रहे हैं। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये बताता है कि आपको काम को पूरा कर रहे हैं। पूरक, इसका हिंदी होता है पूरक। तो इस कॉम्प्लीमेंट का बात करें, ना कि इसका। इसका मतलब जो होता है आप समझ गए। तो यहाँ समझ गए पॉजेसिव प्रोनाउन। अभी समझे नहीं, प्रोनाउन का हमारा अर्थ होता है सब्जेक्ट बनने का, ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, क्वालिफाई करता है। समझ गए तो समझो। अब एक चीज आप समझो यहाँ पे, जैसे आप लिखो, एग्जाम्पल तो लिख दिया भैया, यहाँ पे ध्यान से समझना। हो सकता है यहाँ कुछ लोग समझ नहीं पाओगे तो दोबारा वीडियो प्ले करना, थोड़ी सी समझ में आना चाहिए। पूरा सुनने के लिए इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप पढ़ नहीं रहे, थोड़ी सी बेसिक समझना। दिस इज माई कार या फिर माई, इसमें से क्या सही होगा? दिस कार इज बेटर देन योर या फिर योर्स। अब यहाँ समझना, आप एडजेक्टिव और प्रोनाउन के जो बताए थे उसका क्या कार्य आया, जो मैंने पढ़ाया था पहले। मेरा दिल भी कितना पहले आप इस सेंटेंस को तोड़ो, ठीक है? दोनों सेंटेंस को आप तोड़ो, फिर मैं बताता हूँ। वीडियो पॉज करके तोड़ लेना, इधर टाइम ना लेता हूँ वीडियो। ये जो सेंटेंस है, इस हर सेंटेंस को तोड़ो आप, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा पार्ट पार्ट इसको तोड़ो, कौन क्या है। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा पढ़ने में, ठीक है? इंग्लिश बहुत आसान है, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए, गजब का पढ़ाने वाला होना चाहिए। ये सब रूल नियम रट्टे वाला, इंग्लिश ग्रामर ले लो, एक बुक होता है इंग्लिश ट्रांसलेशन ले लो, ये होता है फलना ढेकना, एकदम बकवासी किताब है यार। समझो, इस सेंटेंस को तोड़ो। दिस क्या है? दिस इज माई कार। पहले समझो, दिस जो या मेरा कार है, ये जो दिस है ना, यही कार भी है, दोनों सेम ही है। दिस इज माई कार, दिस भी सेम है, कार भी सेम है, उसी का बात कर रहा है दिस। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसका पास्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन, ठीक है? कौन सी नाउन? कॉमन नाउन। ये हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हमारा हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। अब समझना फंडा, अगर इसको मैं कलर थोड़ा अलग कर दें तो ज़्यादा ध्यान जाएगा आपको। तो मैं बता दूं, ये हमारा हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन, समझ गया? तो ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन, इन दोनों में किसका प्रयोग होगा? अगर बोला जाए, सेंटेंस तोड़ लिए तो सेंटेंस थोड़ा साफ करते हैं हम। बोला जाए, इन दोनों में किसका प्रयोग हुआ? या इसका प्रयोग हुआ, फिर इसका प्रयोग हुआ। यहाँ पे दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट यहाँ पे ये ज़्यादा सही है। जैसे आप एक चीज इमेजिन करो, सोचो आप कि आप बाहर गए, आपका गाड़ी लगा हुआ है, ठीक है? कार लगी हुई है आप पे, आप बोल रहे हो, वहाँ पे कोई और है तो पूछ रहा है ये किसका कार है, तो आप बोल रहे हो दिस इज मेरा कार, दिस इज माइन,
माइन का मतलब हुआ माई कार, माई प्लस car कार मतलब हो गया माइन। ये माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। क्लासिफिकेशन में पूरा डिटेल देखेंगे। बस यहाँ पे तो आप ध्यान देना, जो मैं समझा रहा हूँ, सिनोरियो जो समझा रहा हूँ ना, जो मैं कहानी बता रहा हूँ इस सेंटेंस के लिए, वो चीज़ आप समझने पे ध्यान देना। क्या सही होगा क्या गलत होगा आपको यहाँ नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। मुझे पता है यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, जब क्लासिफिकेशन कल परसों बताऊँगा वहाँ समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी जो मैं बात बता रहा हूँ उस बात को सिर्फ समझो। दिस कार इज माइन या फिर दिस इज माई कार। आप वहाँ खड़ी हो, दो व्यक्ति, कोई पूछ रहा है ये कार किसका, तो आप बोल रहे हो दिस इज माई कार, ये मेरा कार है। या फिर दिस कार इज माइन, ये मेरा कार है। कार माई प्लस जो कार है उसको जोड़ के ही बना माई कार, सॉरी माई प्लस कार को बना जोड़ के बना माइन। जो इसका अर्थ है ना वही अर्थ इसका है। बट यहाँ एक सिनेरियो आप समझो, यहाँ एक चीज अगर आप समझो, ये जो माइन है, ये जो माइन है ना, सिर्फ लिख दूंगा दिस इज माइन। अगर आप वहां खड़ी हो कार के पास तब बोल दोगे ये मेरा है, दिस इज माइन, तो सवाल लेगा ठीक है। बट आप समझो वहां हो ही नहीं, तो आप बोल रहे हो डैट इज माइन। यहाँ एक सेंटेंस लिखो डैट इज माइन, अगर उससे क्लियर नहीं होगा, डैट इज माइन, इसका मतलब हो गया वह मेरा है, वह मेरा। व्हाट, क्या, क्या यहाँ पे आप डैट के साथ आप यूज किए कुछ नहीं। माइन किससे पता चल रहा है, कार है, बाइक है, घर है, जूता है, चप्पल है, क्या है, यहाँ से नहीं पता चल रहा है ना। तो जहाँ से अगर पता ना चले वहाँ आप लिखो माई कार, माई प्लस में कोई नाउन यहाँ पे लिखो माई कार, ये ज़्यादा से होगा। दिस इज माइन, दिस इज माइन तब से होगा जब आप दोनों वहाँ पे खड़ी हो, कोई कार है वहाँ पे आप खड़ी हो, दिस इज माइन ये मेरा है, बट आप वहाँ पे हो ही नहीं। ऐसे बोलो डेट इज माइन वो मेरा था, सामने वाला जान ही नहीं रहे आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, तब बताएगा ना, बताओगे ना डेट इज माइन कार हुआ मेरा कार है। तो समझ गए कहाँ किसका प्रयोग हुआ, जब जब चीज़ों के बारे में हमें पता है, जब चीज़ों के बारे में पता है तो नाउन को बार बार प्रयोग नहीं करते, नाउन का प्रयोग नहीं करते बार बार। तो अगर पूछे अगर पूछे यहाँ क्या होगा, सिनेरियो समझ गए। अगर सिर्फ सेंटेंस के बारे, अगर सिनेरियो ना समझो तो यहाँ तो ये सही होगा ज़्यादा। अगर क्वेश्चन में आए तो ये मारना, ये जो है ना ये टिक मारना, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों गलत हो जाए, क्योंकि हमको सत्य से पता नहीं चल रहा है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बट इस दूसरा सेंटेंस आप समझो, यहाँ से पूरा क्लियर होगा। दिस कार इज बेटर देन योर कार, योर्स, अब योर होगा कि योर्स होगा। पहली बात माई कार, ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, ये नहीं समझ रहे हो कोई बात नहीं, क्लासिफिकेशन एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा समझ जाओगे। कार हो गया हमारा सब्जेक्ट, पास्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन, कॉमन नाउन, इज हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब, बेटर हो गया हमारा एडजेक्ट, देन हो गया हमारा कंजक्शन, जो माई कार और योर इसको जोड़ रहा है। अब समझो अगर आप लिख दो सिर्फ इतना, माई कार इज बेटर देन योर, मेरा कार अच्छा है तुम्हारा से, अब बोलने में तो लग रहा है कार की ही तुलना हो रहा है, बट लिखने से पता चल रहा है कि आप कार से तुलना कर रहे हो, बाइक से तुलना कर रहे हो, घर से तुलना कर रहे हो, पता नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे लिखोगे माई कार इज बेटर देन योर कार, मेरा कार बेटर है, अच्छा है तुम्हारा कार से, यहाँ पे लिखोगे। तो एक चीज समझो, प्रोनाउन बना क्यों है, प्रोनाउन इसलिए बना कि नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो, इसके लिए हम प्रोनाउन बनाए। बट यहाँ तो हो गया रिपीट, ये भी हो गया रिपीट, ये भी हो गया रिपीट, कहाँ रिपीट हो गया। तो यहाँ रिपीट नाउन ना हो इसके लिए कौन सी वर्ड बना, कौन सी वर्ड बना,
तो यहाँ पे बना हो रहा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस में नाउन बराबर हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। थोड़ा थोड़ा अगर सिर्फ मेरी बात अगर समझ पा रहे हो ना, थोड़ा से भी, यकीन मानिए आगे जाके जबरदस्त समझ में आएगा। अभी लग रहा होगा क्या बता रहे नहीं बता रहे, सिर्फ मेरे बातों पे गौर करो। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर सिर्फ गौर करो। नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा, मेरा बात सिर्फ समझ में आ रहा है उस पर, मेरे बात में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार अब सुनो। बट अगर एडजेक्टिव पढ़ा के सब कुछ समेट के मैं एक जगह रख दूंगा ना, फिर जो आपके अंदर से निखर के आएगा ना इसके बारे में नॉलेज, समझोगे यार क्या पढ़ाता है यार बंदा, क्या पढ़ा है। ये सब जो है ना आपका जड़ मजबूत करने के लिए। वैसे मैं भी पढ़ा के निकल जाता फटाफट फटाफट फटाफट, क्वेश्चन होने के लिए फटाफट फटाफट तुम्हारा भी हो जाता, क्वेश्चन हो नहीं पाएगा यार। बात समझो, क्वेश्चन करनी है ना, अच्छे से पढ़नी है ना, कि मैं समझ सकूं इंग्लिश होता क्या है। ये समझने वाला चीज़ है, रटने वाला चीज़ नहीं है इंग्लिश। ये चीज़ आप लोग समझो, समझने में छोड़ दिया। अगर आपको दिमाग खराब हो रहा है, वीडियो पॉज करो, मुंह कान धो, फिर से इस चीज़ को, इस लेक्चर को पीछे से देखो। ये जो हमारा लेक्चर चल रहा है ना इतना देर, जब से पोजेसिव प्रोनाउन, इसको 2 से बार देखना, 3 बार देखना, 4 बार देखना। उसके बाद फिर जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, सबको बंटवारा करूंगा। कहाँ की माँ कसम बता रहा हूँ, गजब का गजब का जानकारी आपको अंदर से निकल के आएगा। इतना अच्छा से आप तोड़ पाओगे ना, मैं बता नहीं सकता। तो आप इतना समझो, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस पोजेसिव प्रोनाउन बराबर होता है, सॉरी, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन बराबर होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक, तो उसी चीज को आप समझे। हाँ, सेंटेंस में आप समझो, तोड़ो फिर से सेंटेंस। पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, इसके पोजेसिव एडजेक्टिव जो कार वर्ग के सब कार नाउन है, ये सब्जेक्ट बनने का कार्य करा। पास्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। कौन सी नाउन, कॉमन नाउन। माई कार की विशेषता बता रहा है, ये जो हो गया लिंकिंग वर्ब। क्यों, माई कार इज बेटर देन योर, कार के बारे में बात आ रहा है, यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है। बेटर हो गया एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बता रहा है, अच्छा को बता रहा है, उसके बारे में विशेषता। कैन हो गया, देन हो गया कंजक्शन, इसके फुल डिटेल आगे पढ़ लेंगे। योर, समझ गए, योर के साथ कोई नाउन आना जरूरी है, क्योंकि योर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अकेला नहीं आ सकता, एडजेक्टिव कभी अकेला आ ही नहीं सकता। एडजेक्टिव तब आएगा जब नाउन आए, एडजेक्टिव तब आएगा जब नाउन या फिर प्रोनाउन आ। तो सिर्फ योर से नहीं, अगर योर्स मैं लिख दूं तो योर्स का मतलब हो गया योर प्लस में नाउन। तो योर प्लस में नाउन क्या है, कार। अब यहां लिख दो योर कार, तो यहां भी कार होगा, यहां भी कार हो जाएगा, दोनों जगह कार हो जाएगा। रिपीटेशन हो गया, बात गलत हो गया। अगर रिपीटेशन करना तो फिर प्रोनाउन बना क्यों, तो यहां पे योर नहीं आएगा, योर्स आएगा। योर्स है ये पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन होते कितने, वो समझ लो आप। आई हो गया सब्जेक्टिव केस, आई हो गया। देखो हो सकता है वीडियो लंबा चल जाए, बट पढ़ाऊंगा डिटेल में, भले आप पढ़ो या ना पढ़ो, उससे मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ना तो वैसा पढ़ाऊंगा जैसा कोई पढ़ा नहीं पा रहा है। मतलब पढ़ा सकता है लेकिन पढ़ाता नहीं, क्यों नहीं पढ़ाता है ना, माथा पेची करना नहीं चाहता बच्चा। आई हमारा हो गया सब्जेक्टिव केस, बी यू ही सी इट दे। इसका पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, इसका होता है आवर, इसका होता है योर, इसका होता है हिज, इसका होता है हर, इसका होता है इट्स। इट्स ही होता है ना इसका, यार इसमें कंफ्यूजन हो यार, कोई बात नहीं, इसका इससे भी फंडा अलग है, मैं आगे देखूंगा इसका इससे भी फंडा अलग है, मैं हाथ देख भी नहीं रहा हूँ, बस इतना समझते प्रोनाउन है। और इसका होता है दियर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा है पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। बट माई को माइन लिख दो, माइन, OURS, आवर्स, योर्स,
हिज का हिजी होता है, हर का हर्ष कर दो, दियर का दियर, THERES, दियर्स। ये जो है ना, ये हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। ये चीज़ अपना नोट्स में लिखना, याद करना, क्लासिफिकेशन में बहुत काम देगा बच्चे, बहुत काम देगा, बहुत हेल्प देगा। अब समझो इस सबके एक से और एग्जाम्पल जो मैंने लिखा था, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। अब इस सेंटेंस को तोड़ो, दिस क्या है, दिस सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट बनता हो नाउन प्रोनाउन होता है, दिस किसी का नाम नहीं है तो प्रोनाउन होगा। इज हो गया लिंकिंग पर, क्यों जो दिस है वही कार है, ये कार हो गया ऑब्जेक्ट। इसका पास्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन, कौन सी नाउन, कॉमन नाउन। इतना तो आप समझ गए, ये तो आपके लिए जैसे ये सब हलवा हो गया ना, तोड़ने वाला सब चीज़ हलवा हो जाएगा, बस टाइम देना पड़ेगा आपको। ये जो माई है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये कार की विशेषता बतला रहा है। यार मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है यार ऐसे। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, क्योंकि इस कार को विशेषता बतला रहा है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आ गया। दिस क्या है, यहाँ पे दिस देखो, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि कार वर्ब का विशेषता बतला रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ये जो हमारा लिंकिंग वर्ब हो गया। ये जो माइन है ना, यही माई कार के बदले यहाँ माइन आ गया ऑब्जेक्ट। क्यों आया, क्योंकि इसका कार का जो है ना जिक्र पहले से हो चुका है, इस कार का जो जिक्र है वो पहले से हो चुका है, इसलिए बार बार कार ना लेके माइन लिख दिया, दिस कार इज माइन। अब फंडा आपको यहाँ थोड़ा समझ में नहीं आएगा, दिस कार, यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कोई बात नहीं। जैसे पॉजेसिव बोला, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव हम पॉजेसिव में पढ़ लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ लेंगे अगला में, ठीक है। तो आप समझ गए, नहीं समझे ना, अगर नहीं समझो तो उसको आप दोबारा देखना यार, गजब का चीज मैं बताया हूँ। सिर्फ ये लास्ट करूँगा बच्चे, मैं कुछ और काम करना है तो आज मैं इतना ही रखूँगा। ये जो है ना पैनल डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में बना के मैं आज फिर अगला आगे कल चलेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या इतना ही रखो आज, डेमोन्स्ट्रेटिव आराम से कल समझेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव वाला फंडा। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर वहाँ नहीं समझ में आया होगा पॉजेसिव में तो दोबारा देखना वीडियो और नोट्स बनाना, और उसके बाद जो समझ में नहीं आया शांत से बैठना। आगे जाके जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव के बाद सब मैं बता दूंगा, सब मैं बता दूंगा। ऐसे तो आज आ जाए था, मतलब बहुत सारा लेके, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बता देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बता देंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बता देंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ लेंगे। रिफ्लेक्सिव और रेसिप्रोकल में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, वो पढ़ लेंगे। बट पॉजेसिव प्रोनाउन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, तो आगे देखेंगे। जल्दी ख़त्म करने से मतलब नहीं है, ख़त्म करने से मतलब कि हमें क्वेश्चन आना चाहिए। एग्ज़ाम के टाइम तक भले ख़त्म करना है, एग्ज़ाम के टाइम से पहले हमको ख़त्म करना, थोड़ी टाइम लगेगा, मेहनत लगेगा, बस पढ़ो ऐसा या पढ़ाओ ऐसा कि लगना चाहिए हाँ कोई काम का है। टाइम बर्बाद मत करो ऐसी जगह कोचिंग चाहे उस संस्था जाके जहाँ पैसा लेता हो, पढ़ाने वाला काज अच्छा से करता नहीं। तो आज तक मैं यहीं छोड़ता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों या फिर ग्रुप में